मैं कमिंग सर? आइए आइए। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। देवाशीष, जी सर। आपने आईआईटी किया है? जी सर। एमटेक नहीं किया फिर? नहीं सर, बस बीटेक किया। आहा। एमटेक का मेरा एम नहीं था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? जी सर। बताइए। सर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना BHU एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1915 के तहत हुई थी 1916 में। महामना मदन मोहन मालवीय जी जो थे उनके प्रयासों से ये हुई थी। और इसमें उनका उद्देश्य ये था कि भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशन के साथ साथ अपने कल्चर से जुड़े रहे। वाराणसी और बनारस अलग अलग है या एक ही बात है? सर वाराणसी है, उसी का थोड़ा मॉडिफाई होके ब्रिटिशर्स फिर वाराणसी और फिर वो बनारस हो गया। अच्छा। वाराणसी का जो नाम पड़ा वो वरुणा और अस्सी रिवर के नाम पे पड़ा। मतलब वरुणा और अस्सी 2 रिवर्स थी, उनके बीच का जो रीजन था उसको वाराणसी। आपने 2015 में बीटेक करने के बाद जी सर। फिर क्या किया? सर 2015 में मैंने बीटेक किया। बीटेक करते करते मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। अच्छा। उसी टाइम पे सेल का मेरा एक रिजल्ट मैंने पेंडिंग था, तो उसका रिजल्ट था, उसमें मैं पास हो गया था। तो 29 सितंबर 2015 से मैंने ज्वाइन किया और तब से मैं वहीं पे पोस्टेड हूँ। ये जो भिलाई है छत्तीसगढ़ में, किसी दूसरे देश के सहयोग से ये स्थापित हुआ था? क्या हुआ था? जी सर। कौन ये से सर देश? USSR के सहयोग से बना था। अच्छा। सोवियत रशिया के सहयोग से। और इंग्लैंड के सहयोग से कौन सा बना था? सर राउरकेला जो स्टील प्लांट था हाँ हाँ। वो बना ब्रिटेन के हेल्प से, और बोकारो और जो भिलाई है ये दोनों USSR की हेल्प से बने। अमेरिका से। आप रहने वाले झुंझुनू जिले का। झुंझुनू के हैं। आपका एजुकेशन शिमला से हुआ है? सर शिमला मेरे गांव का नाम है। अच्छा। झुंझुनू जिले में शिमला एक गांव है, खेतरी तहसील पे, हरियाणा बॉर्डर पे। झुंझुनू की कोई खास विशेषता बताएंगे देवाशीष जो एजुकेशन से संबंधित हो? सर एक तो एजुकेशन हमारी स्ट्रेंथ है, झुंझुनू जिले की स्ट्रेंथ मानी जाती है। अच्छा। अगर एजुकेशनल लिटरेसी की हम बात करें तो 74.13% वहाँ पे लिटरेसी है। राजस्थान का अगर एवरेज देखें 66% के आसपास है, तो उसके कंपैरेटिवली काफी आगे है झुंझुनू। गर्ल्स का जो एजुकेशन रेशो है वो झुंझुनू का ज्यादा है या कोटा का ज्यादा है? राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ का है? सर झुंझुनू का तो ऑन एन एवरेज है 60% के आसपास है। आई थिंक कोटा का ज्यादा होना चाहिए। अच्छा अच्छा। आपने तो आईआईटी किया, अच्छी सर्विस में भी हैं, तो फिर आप यहाँ वहाँ तो आप बहुत बड़े अफसर के रूप में रहते होंगे, चैम्बर में रहते होंगे। यहाँ तो आपको टूटी गाड़ी मिलेगी, धूल खानी पड़ेगी, रेत में जाना पड़ेगा। सर जहाँ तक ऐसे ऊंची गाड़ी का या फिर अच्छे रेपो वाली बात है, मीटिंग्स में तो हम ऐसे जाते हैं बिल्कुल वहाँ पे भी, पर चूंकि स्टील प्लांट है और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो 24/7 आपकी ड्यूटी होती है। स्टील में 1500-1600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक आपको बियर करना होता है, तो बहुत एकदम ऐसे आरामदायक जॉब उसको नहीं कह सकते। अच्छा, आपको भी अच्छा। रफ एंड टफ जॉब वहाँ पे रहता है। हाँ हाँ हाँ। फिर स्विच करने का जहाँ तक मेरा है, तो स्विच करने का ये है कि सर जब मेरा प्लेसमेंट हुआ, आपने भिलाई में काम किया, आईआईटी की, यहाँ आरएस में रह करके क्या ये सब एजुकेशन या अनुभव तजुर्बा काम आएगा? डेफिनेटली काम आएगा सर। चलो ठीक। आप स्टील इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, मुझे ये बताइए कि जो पोल्यूशन होता है स्टील इंडस्ट्री से उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? जी मैम, पोल्यूशन स्टील इंडस्ट्री की एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टील में अगर रॉ मटेरियल्स हम देखें तो आयरन है, उसके अलावा कोल लगता है और फिर थोड़ा बहुत लाइमस्टोन लगता है। तो कोल चूंकि फिर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा इसके इश्यूज हैं। इसको देखते हुए स्टील इंडस्ट्री ने काफ़ी इसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की है। पहला इंप्रूवमेंट जो हम इसमें कर रहे हैं, एक तो जैसे जनरली ब्लास्ट फर्नेस का रूट होता था पहले, जिसमें कोल का कोक में कन्वर्जन होता था, उसके बाद में रिडक्शन होता था, तो उसको हमने चेंज करके थोड़ा बहुत, हालांकि बड़े लेवल पर नहीं पर माइन्यूट लेवल पे हमने स्टार्ट किया है। इसमें डायरेक्टली रिड्यूस्ड। चलिए ये बताइए, एनवायरमेंटलिस्ट की पोस्ट निकलती है आजकल कंपनीज में, जी कितना यूजफुल है एनवायरमेंटलिस्ट को अपॉइंट करना किसी भी इंडस्ट्री के लिए? मुझे लगता है मैम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या आपकी कंपनी में कोई एनवायरमेंटलिस्ट पोस्ट है? सॉरी मैम, मुझे आइडिया नहीं है, पर हमारे ये जरूर है कि जो एक सेफ्टी ऑफिसर होते हैं और वो एनवायरमेंटल इश्यूज को भी देखते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। ये सिरेमिक इंजीनियरिंग कुछ है आपका फील्ड?
क्या है ये, मैं कुछ समझना चाह रहा था इसको। सर सेरामिक की अगर डेफिनेशन की बात करें तो सेरामिक्स इनऑर्गेनिक और नॉन मेटालिक सब्सटेंसेज होते हैं विच कैन विदस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर, जो बहुत हाई टेम्परेचर को बियर कर सके, ऐसे जो सब्सटेंसेज होते हैं उनको हम सेरामिक्स बोलते हैं। अगर लेमन लैंग्वेज में थोड़ा समझने की कोशिश करें तो ये वैसे वर्ड केरामोस से बना है, ग्रीक वर्ड था केरामोस, और उसका मतलब होता है पोट्री। तो अगर ट्रेडिशनल सेरामिक्स की हम बात करें तो वो काफ़ी हद तक पोट्री या इसके आसपास के जो और प्रोडक्ट्स हैं उनके अराउंड ही रिवॉल्व करता है। पर चूंकि काफ़ी सस्ता है, इजीली अवेलेबल है, और इसकी वजह से नए नए एप्लीकेशन उभर के आए। तो अगर एडवांस सेरामिक्स में हम देखें तो इलेक्ट्रो सेरामिक्स में इसका कंट्रीब्यूशन है, बायो सेरामिक्स में इसका कंट्रीब्यूशन है, रिफ्रैक्टरी है, ग्लास प्रोडक्ट्स है, सीमेंट है, सब में अब इसके नए नए एप्लीकेशन उभर के आ रहे हैं। अब ये जो फील्ड है ना आपका, ये तो बड़ा क्रिएटिव फील्ड है। जैसे आपने कहा सिरेमिक इंजीनियरिंग है, जिसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी जुड़ी हुई है। आरएस के फील्ड में आपको क्या लगता है, क्या क्रिएटिविटी है? आपको वो एक सब वो मिलेगा, लॉ की किताब मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, आप कुछ नया तो कर ही नहीं सकते। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई थिंक आई डिफर विद यू। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास इसमें इनोवेशन का स्कोप नहीं है। रादर मैं ये मानता हूँ कि इसमें इनोवेशन का स्कोप ज़्यादा फील्ड में है। वहाँ पे केवल एक सिरामिक के फील्ड में स्कोप है, यहाँ पे सभी फील्ड में स्कोप है। कोरोना के केसेस में हमने देखा नए नए इनोवेशंस इसमें उभर के आए, एडमिनिस्ट्रेशन ने नए नए मॉडल्स निकल करके आए, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट और अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेशन हम इंश्योर कर सकते हैं। नहीं, विधान तो सरकार बनाती है, देखो हम तो खाली उसका पालन करने वाले लोग। जी सर। और कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप मतलब कुछ और करना चाहते हैं पर आपके पास वो पावर ही नहीं है। सर सिविल सर्वेंट को कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और जैसा आपने भी मेंशन किया, ये भी एक चैलेंजेस है कि भाई काफ़ी आपके पास प्रेशर भी हो सकता है, या फिर जैसा आप चाह रहे हो वैसा आप नहीं कर पा रहे हो। पर मुझे लगता है कि ये एक खूबी भी है सिविल सर्वेंट की कि वो इसी के तरीके से अपना एक अच्छा रास्ता निकालता है, और उसके थ्रू जो पॉलिसीज़ हैं उनको और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने का एक इनोवेटिव आइडिया उसमें वो क्रिएट करने का उसको मौका मिलता है। एक थोड़ा सा, जैसे आपकी सारी शिक्षा जो है साइंस में, साइंस बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, तो टेक्नोलॉजी और आपने अभी जो एथिक्स पढ़ा है, इसके अंदर क्या कंट्रोवर्सी है? टेक्नोलॉजी और एथिक्स में कोई तालमेल हो सकता है, या टेक्नोलॉजी जो है उसकी वजह से नैतिक मूल्य जो है वो गिरे हैं? सर कुछ मामलों में ऐसा देखा गया है कि जो टेक्नोलॉजी आई उससे कुछ एथिकल वैल्यूज़ पे इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे कि मोबाइल्स के मामले में बोल देते हैं कि मोबाइल नई टेक्नोलॉजी आई और उसकी वजह से बच्चे जो एथिकल वैल्यू से थोड़ा दूर हुए। पर मुझे लगता है कि इसको अगर हम कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करें तो एथिक्स में एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी भी दे सकती है। कार्य क्या होता है राज्य वित्त आयोग का? मैम, राज्य वित्त आयोग का कार्य है कि जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज हैं या फिर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनका हम कैसे डेवलपमेंट इंश्योर करें, इकोनॉमिकली उनके पास क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, कैसे वो बेहतर तरीके से काम कर सकती है, इसको लेकर के इसका अच्छा, राजस्थान में आप सेरेमिक इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं जी। सेरेमिक जोन है क्या राजस्थान में? हाँ मैम, रिको ने कुछ सेरामिक जोन्स यहाँ बनाने की बात की है, और एक शायद अजमेर में सथाना में है और एक अलवर में है। नागौर में भी है क्या? मैम नागौर का सॉरी मेरे नॉलेज में भी नहीं है। अच्छा, क्लस्टर योजना और सेरेमिक को लेकर कुछ बनाया हुआ है क्या? सॉरी मैम। कश्मीर पर चर्चा करना चाहते हैं आपसे। जी सर। संविधान बन गया, सभी अनुच्छेद लागू हो गए, 370 अलग से क्यों बन गया? सर उस समय जो सिचुएशन थी हमारी, तो उस समय कश्मीर का अगर हम देखें तो एक तो बॉर्डर स्टेट था भारत और पाकिस्तान का, और अगर वहाँ पे उस समय जो कबायली अटैक हुए, काफ़ी पाकिस्तान अंदर तक एंट्री भी कर चुका था, तो ये ज़रूरी था कि हम कश्मीर को थोड़े प्रिविलेज दें, और इसीलिए उस समय के जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्होंने एग्रीमेंट किया शेख अब्दुल्ला। यहाँ का राजा हिंदू था या मुस्लिम था? राजा हिंदू था सर। और जनसंख्या बहुल कौन सी थी, हिंदू थी या मुस्लिम? मुस्लिम थी? बहुल जनसंख्या थी, और राजा रूलर जो थे वो हिंदू थे। तो राजा कंफ्यूज क्यों हुए, मतलब क्या चाहते थे? फिर बाद में तो आना ही पड़ा, कंफ्यूज सर रहे। ये थोड़ा सा ऐसा था कि मतलब हर आदमी चाहता है भाई वो थोड़ा ऑटोनॉमी उसको मिले, अच्छा अच्छा। तो शायद वहाँ के जो राजा थे इसमें उनकी ये 35A 35A क्या है? 35 है सर, 370 का एक्सटेंड किया गया था बाद में। इसको ऐसे ऐड किया गया कि भाई जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको अलग से डिफाइन किया गया, अच्छा। ताकि उनको कुछ प्रिविलेज दिए गए इसमें कि वहाँ पे कोई बाहर का आदमी है
तो वो वहाँ पे बिजनेस नहीं कर पाएगा। आज क्या स्थिति है यहाँ की? सर अभी 370 और 35A को रिपील किया गया है। 371 कॉलम रखा गया है केवल, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि प्रेसिडेंट अगर चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन के सभी आर्टिकल्स को कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब वहाँ कश्मीर जो पहले अलग था, आज कश्मीर अलग है, तो क्या स्थिति है ये बताइए थोड़ा सा। सर मुझे लगता है कि वैसे तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी पुराने टाइम से चला आ रहा है, तो बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स आने मुश्किल है। नहीं, अभी पर फिर क्या भी वहाँ वो पहले जो अलग स्थिति थी, आज राज्य की स्थिति है या केंद्र की स्थिति है? अभी वहाँ पे यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है इसको। अच्छा। जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर प्लस पीओके हम्म, ये एक यूनियन टेरिटरी है, और लद्दाख प्लस गिलगित बाल्टिस्तान और प्लस नक्साई चीन, इसको एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। चलो देवाशीष, और कुछ बात करते हैं कि आप राजस्थान के 5 लोक देवताओं के नाम बताइए। सर एक राजस्थानी कहावत है, पाबू हड़बू रामदे मांगड़िया मेहा पांचू पीर पधार जो गोगा जी जेहा। यहाँ कुछ ऊंटों के देवता भी है, कुछ सांपों के देवता भी है। जी सर सर्प के देवता कौन से हैं? गोगा जी को सर्प का देवता माना जाता है। और ऊंटों के? पाबू जी। कुछ फड़ भी गाई जाती है क्या? हाँ सर। सर्वाधिक लंबी फड़ किसकी है? सर फड़ वैसे पाबू जी की और देवनारायण जी की फड़ काफी फेमस है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है सबसे लंबी फड़ किसकी है। लास्ट सवाल और करते हैं आपसे। आपने पढ़ाई की, इंजीनियरिंग छोड़ के आरएस में आज इंटरव्यू दे रहे हो, तो फिर ज्योग्राफी भी पढ़ा होगा राजस्थान का तो? हाँ थोड़ा बहुत। बनास नदी कहाँ से निकलती है? सर बनास नदी राजसमंद से निकलती है। राजसमंद में पहाड़ कहाँ जाके मिल जाती है ये? फिर चंबल की ट्रिब्यूटरी है, तो चंबल। चंबल में आगे जाके चंबल में मिल जाती है सर ये, और एक त्रिवेणी फॉर्म करती है। आपने राजस्थान में त्रिवेणी संगम कितने हैं? राजस्थान में 4 त्रिवेणी संगम है सर। आपने बेणेश्वर धाम सुना है? हाँ सर सुना। वहाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं? सर बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है, और इसमें माही, सोम और जाखम। आपकी हॉबी क्या है? सर मैं रनिंग करता हूँ और फोक सॉन्ग में गाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। क्या गाते हो? लोक गीत जो है, फोक सॉन्ग। लोकगीत में क्या गाते हो? सर शेखावाटी रीजन में कुछ जो गाए जाते हैं, जकड़ी हैं या डिवोशनल सॉन्ग्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं गाता आप एक गा के बताइए। हूँ। जी सर। बाला सा थान कुण सजायो जी, बाला सा थान कुण सजायो जी, मारो मनडो हर लीन्यो थारी सूरत मत वाली, मारो जीरो हर लीन्यो थारी सूरत मत वाली। चलिए, बहुत थैंक यू वेरी मच।